हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। तो फाइनली हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बहुत बड़ा पार्ट कर चुके हैं। अब कुछ एक पार्ट रह गया है, हालांकि इंपॉर्टेंस जो अभी बचा हुआ है उनका ज़्यादा है। तो आज ना हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। ये वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिल रही है। तो मैं आपको बता दूं, ये कुल मिला के 17वां या 18वां चैप्टर है। बीच के कुछ चैप्टर्स लाइक बिल ऑफ एक्सचेंज है जो मैं थोड़ा बाद में डालूंगा, ठीक है। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज इससे पहले मतलब आपको देखना है। पीसी 13 वालों के लिए, 14 के लिए और सीजीडीए वालों के लिए सिलेबस में है नहीं बिल ऑफ एक्सचेंज, इसलिए मैं थोड़ा लेट कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जो कॉमन है वो मैं पहले करवा दूं। हालांकि उससे इनसे इन चैप्टरों का कोई लेना देना नहीं है। मैं अगर शुरू से बताऊं तो देखो, स्टार्टिंग में हमने क्या किया था। स्टार्टिंग में ना हमने सारे बेसिक्स किए थे। अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग में हमने पहले 4-5 चैप्टर में हमने बेसिक्स किए, ठीक है। देखा कि प्रिंसिपल्स क्या है, ठीक है, कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस। फिर हमने अकाउंटिंग इक्वेशंस पढ़ा, ठीक है। फिर हमने रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पढ़ा कि कैसे किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना है, ठीक है, जिसको हम रिकॉर्डिंग और मेजरमेंट कहते हैं। देन हमने जर्नल एंट्रीज किया, जर्नल एंट्री में होता है रिकॉर्डिंग। फिर हमने क्लासीफाई के लिए लेजर बनाया, ठीक है। फिर हमने कुछ सब्सिडरीज बुक की जैसे परचेज बुक, सेल्स बुक। देन बीआरएस किया हमने, फिर डेप्रिसिएशन किया, ट्रायल बैलेंस किया। तो एक तरह से ना मतलब रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग वाले में अभी हम चल रहे हैं। तो आज बेसिकली ना हम फाइनल अकाउंट बनाना सीखेंगे। फाइनल अकाउंट, इसका काम होता है मेनली प्रॉफिट एंड लॉस निकालना और फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाना। तो इसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी ये एसएससी वाले बच्चे अगर देख रहे हैं तो अपने आप को यहीं रोक दो और पीछे हट जाओ, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे डल रही है। तो एसएससी के बच्चे भी कई बार आ जाते हैं देखने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप एसएएस की तैयारी कर रहे हो, सीएजी सीजीडीए में हो, और अकाउंटेंसी आपका एक पेपर है पीसी 13, पीसी 14 सीएजी वालों के लिए है, और सीजीडीए वालों के लिए पेपर 9। तो ये कोर्स आपके लिए है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से जाके आप अपने आप को इनरोल कर सकते हो। कंप्लीट कोर्स मिलेगा विद हर चैप्टर का एमसीक्यूज भी डल रहे हैं, ठीक है। एमसीक्यूज अभी कुछ एक चैप्टर्स के डले हैं, इवन एक ही चैप्टर का डला है, बाकी डल जाएगा धीरे धीरे जैसे मुझे टाइम मिलता है। मैं पहले सोच रहा हूँ सिलेबस को एक बार कवर अप करवा लूँ। तो 2 दिन का सेल है ये। आप अगर ई मॉक, ध्यान रखना, ई मॉक बिल्कुल ऐसे ही डालना है। ई मॉक आप अगर कोड डालते हो तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा 200 का, और लगा दो। ये 2 दिन का है। तो अगर ये वीडियो आप मंडे को देख रहे हो तो मंडे ट्यूसडे, अगर आप ये वीडियो संडे को देख रहे हो तो मतलब मंडे तक ही है, मंडे रात में 12 बजे तक है। तो फिर लगा लेना, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। बड़ा चैप्टर है ये, ठीक है। आज हम बेसिक्स करेंगे। आज हम देखेंगे कि फाइनल अकाउंट बनाते कैसे हैं। फिर इसके 2 पार्ट आएंगे। पहला पार्ट यही है। दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस कैसे करते हैं और तीनों अकाउंट एक साथ कैसे बनते हैं। तो आज हमारा एक ही न्यूमेरिकल है, एक्चुअली में 3 न्यूमेरिकल है, और उसको करने के तरीके अलग अलग होंगे। तो लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, उसमें मैं आपको टोटल 5 न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, जिसमें से 2 होंगे विदाउट एडजस्टमेंट, 3 होंगे विद एडजस्टमेंट। तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आज हम बेसिक्स पढ़ते हैं। बट एक चीज ध्यान रखना, जो एसएएस है ना, उसमें बेसिक्स बहुत जरूरी है। जो थ्योरी पोर्शन है ना, बहुत जरूरी है। तो अगर आप में से किसी ने बुक खरीद रखी है तो थ्योरी पोर्शन उसे जरूर पढ़े। थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या। पहले तो ये समझ लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ध्यान रखना, साल के एंड में बनाया जाता है। इसका मेन काम होता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखना। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, देखना कि असेट्स बढ़ा है घटा है, लायबिलिटी बढ़ी है घटी है। तो यही काम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। इसमें मेनली हम 3 अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने एक साथ लिख रखा है बिकॉज की अगर आप अकाउंट में देखते हो तो एक साथ ही बना के रखते हैं, लेकिन ये 2 अलग अलग है। एक है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, एक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा बनता है हमारा बैलेंस शीट। ये 3 चीजें बनाई जाती है मेनली। इसमें हम 1 बाय 1 सीखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, क्या फॉर्मेट है। देन हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, विद थ्योरी पोर्शन ऑल्सो, ठीक है। हम इसमें थ्योरी पोर्शन भी कवर अप करेंगे। उसके बाद देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है। मेनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के बिना तो कुछ होना नहीं चाहिए ना। तो पहला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस हम इसमें बेसिकली निकालते हैं, जिनका मेन काम होता है ग्रॉस प्रॉफिट निकालना या नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालना, ठीक है।
ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, थोड़ी देर में सीख जाओगे। तो इसमें ना बेसिकली हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस मतलब ऑब्जेक्टिव, देखो ट्रेडिंग अकाउंट का ये ऑब्जेक्टिव है मेनली, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम बनाते हैं ना, उनका ये ऑब्जेक्टिव है डिटरमाइन करना ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, नेट लॉस कितना है, ग्रॉस लॉस कितना है। इसी से हमें पता चलता है। और अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पता है तो इजीली आप कोई भी चीज को फ्रेम, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को, या कोई भी यू कह लो कि प्रिंसिपल्स को, कोई भी स्कीम्स को आप एडॉप्ट नहीं कर पाओगे बिजनेस में, अगर आपको यही नहीं पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस कितना है। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट, नेट लॉस कंपैरेटिव स्टडी में हेल्प करता है। जब एक बार आपको प्रॉफिट पता चल जाता है ना, तो यू कैन इजीली कंपेयर विद प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट ऑल्सो। आप देख लेते हो कि पिछले साल हमारा कितना था, इस साल कितना है, फिर उसी से हम ना स्पेक्यूलेट भी कर सकते हैं कि इन फ्यूचर हमें कितने का टारगेट करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं देखता हूं कि इस बार 90% क्वेश्चंस मेरे पढ़ाए हुए आए हैं, या 80% क्वेश्चंस पढ़ाए हुए आए हैं, तो मैं नेक्स्ट टाइम के लिए फ्रेम करूंगा कि कैसे इसको 90 लेके जाना है, फिर अगली बार मैं देखूंगा कि 100 कैसे लेके जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से ही हम एक तरह से कंपैरेटिव स्टडी हेल्प कर पाते हैं। देन है हमें ना डिटेल मिल जाता है एक्सपेंस और लॉसेस का, जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं, जितने भी लॉसेस है ना एक बिजनेस में, उन सब के बारे में पता चल जाता है। एक्सपेंडिचर क्या हुआ है, लॉस क्या हुआ है, प्रॉफिट कितना है, गेन्स कितना है, किससे, ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। रिजर्व का आइडिया हो जाता है। एक बात बताओ, रिजर्व हमने अभी पढ़ा पिछले चैप्टर में, तो रिजर्व हमें बनाना है नहीं बनाना है कैसे पता चलेगा? प्रॉफिट से तो पता चलेगा ना। अगर बिजनेस रेगुलर वे में अर्न कर रही है, दैट मीन्स कि दिस इज द हाई टाइम यू शुड स्टार्ट, कि आप रिजर्व करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, पैसे बचाना स्टार्ट कर दो। तो अगर प्रॉफिट है तो आप रिजर्व बनाना स्टार्ट करोगे। तो रिजर्व भी एक तरह से यहीं से पता चलता है कि रिजर्व बनाना है नहीं बनाना है। देन अकाउंटिंग रेशियो भी ऐसे निकलता है। अब देखो ये अकाउंटिंग रेशियो क्या है, अगर आप सिलेबस देखोगे ना, तो एक आपका सिलेबस का एक पोर्शन है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जब एक बार आप ये सब निकाल लेते हो कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस लॉस कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, नेट लॉस कितना है, असेट्स कितना है, लायबिलिटी कितना है, देन उसके बाद ना हम एक रिजल्ट पे आते हैं। रिजल्ट पे क्या होता है कि क्या आपके पास पैसे हैं तो नहीं है। जैसे आप में से जो बहुत लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट वगैरह करते होंगे ना, वो यहीं से स्टार्ट कर दो पढ़ना, से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक। अगर आप इसे अच्छे से सीख लोगे ना, तो ये समझ लो कि बैलेंस शीट वगैरह जो कंपनी रिलीज करती है ना, आप इजीली समझ जाओगे कि क्यों करती है, कैसे करती है। यानी हम देखते हैं जैसे सॉल्वेंसी रेशियो होता है एक हम सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, इन फ्यूचर पढ़ेंगे, मतलब आने वाले 5 या 6 क्लास के बाद। तो उससे ना ये पता चलता है कि एक बिजनेस जो है ना, वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को फुलफिल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। एक हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं, अब एक हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालते हैं। तो वो सब निकाल, उससे पता चलता है कि आपके यहाँ का क्लोजिंग स्टॉक कैसे वर्क कर रहा है, आपका डेटर कैसे वर्क कर रहा है, आपका क्रेडिटर कैसे वर्क कर रहा है। तो वो सब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही पता कर पाते हो। तो एक तरह से वो कम्युनिकेशन का वर्क करता है, वो एनालिसिस का वर्क करता है। ठीक है, तो वो सब इसी से पता चलता है, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। बैलेंस शीट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है फाइनेंशियल पोजीशन दिखाना, कि भैया मेरे पास इतने एसेट्स है, इतनी लायबिलिटी है। ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी में हेल्प करता है। यू कैन इजीली कंपेयर विद प्रीवियस ईयर्स, लाइक कि पिछले साल मेरे पास इतना असेट्स था, इस साल इतना है, पिछली बार हमारे पास इतनी लायबिलिटी थी, इस बार इतनी लायबिलिटी है। और उसके बाद है डिटरमाइन सॉल्वेंसी पोजीशन। सॉल्वेंसी का मैंने जैसा भी बताया था कि शॉर्ट टर्म में लायबिलिटी के साथ कैसे डील करना है, इन फ्यूचर आप कैसे उसके साथ टैकल करते हो, ये आपका बैलेंस शीट ही बता पाता है। देखो बैलेंस शीट अच्छा है, आपके पास असेट्स अच्छे हैं, दैट मीन्स कि इजीली आप, अगर आपके पास असेट्स ज्यादा है तो दूसरी कंपनी या जो बंदा आपको पैसे देने के लिए आएगा, वो ये देखेगा कि इस बंदे के पास असेट्स वगैरह अच्छा है, तो मैं इसमें पैसा लगा सकता हूं। आज हम रिलायंस में पैसे आंख बंद करके लगा सकते हैं। ठीक है, हमें पता है प्रॉफिट भले ही बहुत ना हो, लेकिन डूबेगी नहीं। तो वो कहां से आया, वो सॉल्वेंसी कहां से आया, तो वो सब ऐसे ही पता चलता है। तो आई होप आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा क्या होता है। मेनली इसमें यही चीज सीखना है आपको कि इसमें ना हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालना सीखते हैं। क्या निकालना सिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस निकालना सीखते हैं। और दूसरा इसमें ना हम फाइनेंशियल पोजीशन सीखते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कि आपके पास कितना असेट्स है और कितनी लायबिलिटी है। ओके, अब हम कुछ चीजें और पढ़ेंगे जो थोड़ा सा हटकर है। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करना है नहीं करना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां रिकॉर्ड करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां करना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को। ठीक है,
देखो एक्सपेंडिचर ना मेनली दो टाइप्स का होता है। तो मेनली हम ना एक्सपेंडिचर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है हमारा कैपिटल, एक होता है हमारा रेवेन्यू। ठीक है, फर्स्ट वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड सेकेंड वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझो क्या है ये। एक तो ये सारे एक्सपेंडिचर ना जो लॉन्ग रन के लिए होता है, जो आपको ना बार बार नहीं करना है। जैसे कि आप घर खरीद रहे हो, ठीक है, आपने घर खरीदा, ठीक है, आपने कार खरीदी, ठीक है, आपने बाइक खरीदी, ये क्या आपको हर साल खरीदना होता है? नहीं। तो दीज ऑल आर काइंड ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये ना जो आपको डे टू डे एक्टिविटीज में खर्चा होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो आपने पंखा खरीद रखा है, गर्मी है, गर्मी में हम एसी को सर्विस करवाते हैं, ठीक है। या फिर मान लो इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारा खर्चा है, ठीक है, जो हम रेंट देते हैं, ठीक है, जो हम सैलरी पे करते हैं, ये सब क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। चाहे मान लो कोई ओल्ड मशीनरी है, ओल्ड मशीन, ध्यान रखना ओल्ड मशीन आपका उसमें रिपेयर हो रहा है, ठीक है, ओल्ड मशीन रिपेयर हो रहा है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसमें भी कई जगह कंफ्यूजिंग होती है कि क्या है, वो आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। तो मेनली ध्यान रखना कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है ना, ये असेट्स जनरेट करता है। मतलब जब भी आप एक एक्सपेंडिचर करते हो ना, कभी भी आप एक्सपेंडिचर करते हो ना, कोई भी खर्च करते हो ना, तो आप चेक करो कि क्या आपका असेट्स बड़ा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे पास बाइक नहीं है, मैंने एक बाइक खरीदा, तो मैं देखता हूं मेरा असेट्स बढ़ गया, मेरे पास बाइक बढ़ गया ना, बाइक बढ़ा यानी कि पैसे आ गए मेरे पास, यानी असेट्स बढ़ गया। लेकिन अब सोचो कि मेरे पास ना एक पुरानी सी बाइक पड़ी हुई है, ठीक है, खराब पड़ी हुई है, वो ऐसे ही पड़ी रहती है। अब मैंने उसको मरम्मत करवाया, क्या मेरे पास असेट्स बढ़ा है? नहीं। ध्यान रखना असेट्स नहीं बढ़ा है, असेट्स की वैल्यू बढ़ गई है। असेट्स नहीं बढ़ी है, असेट्स की वैल्यू बढ़ी है। ध्यान रखना असेट्स जस का तस है, वो बाइक पहले जैसा ही है, लेकिन अब वो ठीक हो गया तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है ना, ये हमारे असेट्स को इंक्रीज करता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप कह सकते हो कि ये हमारा क्या करता है? ये असेट्स की वैल्यू को इंक्रीज करता है। ध्यान रखना ये असेट्स की वैल्यू को इंक्रीज करता है। लाइक रिपेयरिंग हो गया, ठीक है, या फिर मान लो मेंटेनेंस हो गया, या फिर मान लो एक घर है उसको व्हाइट वॉश करवा रहे हो हर दिवाली पे, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि कई बार ना हम सेकेंड हैंड सामान खरीदते हैं, ठीक है। सेकेंड हैंड, मान लो मैंने एक सेकेंड हैंड बाइक खरीदी, ठीक है, सेकेंड हैंड बाइक खरीदना क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि मेरे पास पहले बाइक नहीं था, वो खरीदने के बाद आया है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब मान लो सेकेंड हैंड जो मैंने खरीदा है ना बाइक, उसका इंजन में प्रॉब्लम है, तो मैंने इंजन ठीक करवाया, मान लो इंजन ठीक करवाया, तो इंजन ठीक करवाने पे भी जो खर्चा है ना, वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ध्यान रखना जब कभी भी आप सेकेंड हैंड चीज खरीदते हो ना, तो उसको यूज में लाने के लिए, या कोई भी असेट जब आप पहली बार खरीदते हो, चाहे नया हो या पुराना हो, जब आप पहली बार खरीदते हो तो उसको यूज में लाने के लिए ना आपको कुछ खर्चा करना पड़ता है, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में कहते हैं। जैसे कि आपने एक फ्रिज खरीद लिया, लेकिन आप इंस्टॉल नहीं करवा पा रहे हो, खुद से तो करने होगे नहीं, ठीक है, चलो फ्रिज तो कर लिया, ठीक है, एसी कैसे करोगे? मान लो एसी आपको इंस्टॉल करवाना है, अगर एसी आपने इंस्टॉल नहीं करवाया या इन्वर्टर इंस्टॉल नहीं करवाया, वो किसी काम का है? नहीं है, वो किसी काम का, वो किसी काम का नहीं है। तो काम में लाने के लिए हम क्या करेंगे? इंस्टॉलेशन पे खर्च करेंगे ना। तो जो पहली बार पे करेंगे ना, वो सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन अब सोचो कि हर महीने खराब हो रहा है वो, या बीच बीच में खराब हो रहा है, तो वो क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मेनली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ऑब्जेक्टिव होता है स्मूथली वर्क करना, स्मूथली, ध्यान रखना स्मूथली वर्क करता रहे, उसी को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। मेंटेनेंस का काम होता है इसका, ठीक है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा असेट्स को इंक्रीज करता है। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। देखो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर? इज द एक्सपेंडिचर दैट गिव्स बेनिफिट ऑफ enduring नेचर, लंबे समय के लिए। ध्यान रखना, ओके। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट इनकर्ड बाय एन एंटरप्राइजेस नॉर्मली ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स। ध्यान रखना फिक्स्ड असेट्स नॉर्मली किस पे खर्च किया जाता है? फिक्स्ड असेट्स पे। तो क्या क्या एग्जांपल है? देखो एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड असेट्स, आपने नया असेट्स खरीद लिया, लैंड खरीद लिया, बिल्डिंग खरीद लिया, फर्नीचर खरीद लिया, दीज ऑल आर काइंड ऑफ capital expenditure. Second one is expenditure for the extension or improvement of fixed assets. कई बार क्या होता है कि आप ना फिक्स असेट्स को इंप्रूव करते हो। सेकेंड हैंड खरीदा आपने,
उस पर कुछ खर्च किया तो उससे इंप्रूव हो गया, ठीक है, तो वो तो इंप्रूवमेंट हो गया। इंप्रूवमेंट ध्यान रखना सेकंड हैंड जब आप पहली बार खरीद रहे हो, पुराने वाले की मरम्मत नहीं कर रहे, ध्यान रखना पुराने वाले की मरम्मत नहीं कर रहे हो। और कई बार ना आप एक्सटेंड भी करते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास एक कोचिंग सेंटर है, 20 बच्चे की जगह है उसमें, अब मैं चाहता हूं कि 30 बच्चों की जगह हो, तो मैं क्या करता हूं 10 टेबल्स चेयर्स और ले आता हूं। तो वो जो मैंने 10 एक्स्ट्रा खर्च किया ना, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि वो असेट्स को एक्सटेंड कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है। ओके, then expenditure incurred to bring the fixed assets to the place of their use like installation etc. अगेन वही, एसी खरीद लिया, इंस्टॉल नहीं करवाया, क्या करोगे? किसी काम का नहीं, वो पड़ा रहेगा। टीवी खरीद लिया, इंस्टॉल नहीं करवाया, किसी काम का नहीं। अब जैसे ये देख रहे हो पैनल, इस पैनल को लगाने के लिए पूरी एक टीम आई थी, 12,000 रुपए लिया था उन्होंने, ठीक है, ये पूरा जो आप देखते हो मतलब सब सेट करने का, सिर्फ लगाने का। तो अगर मैं वो नहीं करूंगा तो मैं इसका करूंगा क्या? पड़ा रह जाएगा ये, ठीक है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द रिकंडीशन ऑफ ओल्ड फिक्स असेट्स, ध्यान रखना रिकंडीशनिंग ऑफ ओल्ड फिक्स असेट्स। हमारे पास कोई पुराना फिक्स असेट्स है, हम उसको यूज ही नहीं कर पा रहे, अरे भैया यूज नहीं कर पा रहे तो फिर क्या काम, किसी काम का नहीं है, तो आप उस पर कुछ खर्च करोगे ना, तो वो भी आपका क्या है, ध्यान रखना कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बट हमेशा ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, पहली बार जब आप खरीदते हो तो पहली बार पुराना कोई भी असेट्स पे अगर आप खर्च कर रहे हो ना, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगर आपके पास पहले से है, ध्यान रखना आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आप सोच रहे होंगे मैं बार बार पिछले कई दिनों से रोज एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर करता रहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना एग्जाम में आएगा एक क्वेश्चन। एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू द एक्वायर द राइट टू डू बिजनेस। कई बार ना आपको बिजनेस चलाने के लिए ना कुछ लाइसेंस चाहिए होता है, कुछ राइट्स चाहिए होते हैं, तो वो आप खरीदते हो, जैसे 20 साल के लिए, 10 साल के लिए, 7 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि लंबे समय तक आ रहे हैं ना। फिर है परचेजिंग ऑफ इनटेंजिबल असेट्स, वही गुडविल खरीद रहे हो, ट्रेडमार्क खरीद रहे हो, पेटेंट खरीद रहे हो। फिर लीगल एक्सपेंड इनकर्ड ऑन एक्वायरिंग ऑफ फिक्स असेट्स। कई बार आप फिक्स असेट्स खरीदने के लिए ना आपको कुछ लीगल एक्सपेंसेस भी चाहिए होते हैं। लीगल एक्सपेंस आपने जैसे कि कोर्ट से लिया किसी चीज का परमिशन, ठीक है, या गवर्नमेंट से परमिशन ले रहे हो, लाइसेंस ले रहे हो, तो वो सारे लीगल एक्सपेंसेस में आते हैं, ठीक है। तो ये सब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। एक सिंपल समझना कि इसका बेनिफिट ना 1 साल से ज्यादा के लिए होता है, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या करते हैं, इन सबको ध्यान रखना, इन सबको बैलेंस शीट में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट में। इसको हम बैलेंस शीट में असेट्स के साइड लिखते हैं, ध्यान रखना बैलेंस शीट में हम असेट्स के साइड लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सब असेट्स क्रिएट हो रहा है। अरे गुडविल खरीद रहे हो, पेटेंट खरीद रहे हो, ट्रेडमार्क खरीद रहे हो, बिल्डिंग खरीद रहे हो, लैंड खरीद रहे हो, फर्नीचर खरीद रहे हो, ये सब क्या है? सब असेट्स है, सब असेट्स क्रिएट करना है, ओके। अब आ जाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं कि ये ऐसे खर्चे होते हैं ना जो असेट्स नहीं बढ़ाता है, असेट्स की वैल्यू को बढ़ाता है। ध्यान रखना ये खर्च असेट्स पे ही किया जा रहा है। जैसे आपका मशीनरी खराब हो गया, आप रिपेयर करवा रहे हो, ठीक है। आप घर, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ये रूम है, मैं इसमें काम करता हूं, मैं रेगुलर काम करूं तो मुझे चाहिए कि घर का कंडीशन ठीक हो, ठीक है। मैं हर साल व्हाइट वॉश करवा रहा हूं, ठीक है, हर साल करवा रहा हूं, ध्यान रखना। तो वो रिपेयरिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का काम करवा रहा हूं। दे ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेसिकली दीज आर द एक्सपेंडिचर बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड और एग्जॉस्टेड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। इसका बेनिफिट 1 साल के लिए। अरे एक बार दिवाली पे पुताई करवाई, 1 साल ही चलेगी, नेक्स्ट ईयर नहीं चलेगी, ठीक है। आपने लाइसेंस बोल रहा हूं मैं, इंश्योरेंस करवाया 1 साल के लिए, ठीक है, जैसे बाइक का करवाते हैं हम, तो उसका बेनिफिट 1 साल के लिए तो मिल रहा है ना, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ध्यान रखना। और वही अगर मैंने 5 साल के लिए कर लिया तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ध्यान रखना। और एक साल हम हर साल घटाते रहेंगे। देन देखो अब एग्जाम्पल क्या क्या है। एक्सपेंस इनकर्ड इन डे टू डे एक्टिविटी सच एज रेंट, सैलरी एटसेट्रा, ओके। एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फिक्स असेट्स। मेंटेनेंस ऑफ फिक्स असेट्स से ध्यान रखना ये सारे वो मशीन है जो हमने पहले खरीद रखे हैं, पहली बार नहीं खरीद रहे। एक्सपेंस इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ स्टॉक ऑफ मटेरियल, हमने गुड्स खरीदा, हमने रॉ मटेरियल्स खरीदे, ठीक है। देन देखो कई बार क्या होता है ना, समझो इस चीज को, हमने ना स्टॉक खरीदा, मान लो सामान खरीद लिया, मान लो हमने 1 लाख का, ठीक है। लेकिन पूरे साल ना, अरे यार, एक पूरे साल में सिर्फ 50,000 का यूज हुआ है, ठीक है। 50,000 का सामान अभी भी बचा हुआ है, तो इस चीज ध्यान रखना, जो 50,000 यूज हुआ है उसका ठीक है, जो बच गया है ना इसको हम फिक्स असेट्स में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? फिक्स असेट्स में, क्लोजिंग स्टॉक के नाम से। ध्यान रखना इस चीज को। आई होप क्लियर होगा। देन डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स असेट्स,
जो डेप्रिसिएशन लगता है फिक्स असेट्स पे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब ये जो चार है ना, ये मैंने ग्रीन कर रखा है, ठीक है, तो कुछ तो कारण होगा। कारण ये है कि ये ऐसे एक्सपेंडिचर है ना जो दिखने में आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे लगेंगे। ये यही कंफ्यूज करता है, सारी दिक्कत ही यहीं से आती है। ये आपको दिखने में लगेगा कि कैपिटल है, बट ये है रेवेन्यू, ध्यान रखना, ये है रेवेन्यू। जैसे एक्सपेंस इनकर्ड ऑन द रिपेयर एंड व्हाइट वॉशिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द परचेज ऑफ ओल्ड बिल्डिंग। ओल्ड बिल्डिंग खरीद रहे हो लेकिन पहली बार में जो खर्चा है, ठीक है, व्हाइट वॉशिंग, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। एक्सपेंस इनकर्ड द रिपेयर एंड व्हाइट वॉशिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द परचेज ऑफ ओल्ड बिल्डिंग। यार ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ये इन्होंने रेवेन्यू में कैसे दे रखा है? 2 मिनट देना मुझे। ऐसी गलती तो नहीं करते बुक वाले। Following expenses appear to be revenue expenses but they are capital expenses। ये कैपिटल ही है, वही मैं बोल रहा हूँ ना, ये कैपिटल है, ठीक है। तो ये सारे जो है ना, ये आपको रेवेन्यू जैसे दिखेंगे लेकिन ये है कैपिटल। ये जो फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ है ना, ध्यान रखना, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है बट रेवेन्यू जैसे दिखते हैं। तो देखो क्या हो रहा है, एक्सपेंस इनकर्ड ऑन द रिपेयर एंड व्हाइट वॉशिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द परचेज ऑफ ओल्ड बिल्डिंग। ध्यान रखना, ये क्या है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगला देखो, wages paid to a worker to produce a tool to be used in the factory itself or to fix a machine। फॉर एग्जाम्पल आपने एक मशीनरी खरीदा है, ठीक है, इंस्टॉल करवा रहे हो, तो उसके लिए आपने मजदूरी पे किया है, वो क्या है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हालांकि ये हमने पहले भी बता रखा है। फिर क्या है, एक्सपेंस इनकर्ड फॉर द परचेज ऑफ अ लैंड और बिल्डिंग। कई बार जब आप लैंड और बिल्डिंग खरीदते हो ना, तो उस पर कुछ कमीशन भी देते हो, ठीक है, तो वो जो कमीशन है ना, वो लैंड के में कॉस्ट में ऐड हो जाता है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, वो रेवेन्यू नहीं होता, क्योंकि आपको हर साल थोड़ी ना देना है कमीशन। कभी भी खर्चा करो ना, देखो क्या मुझे हर साल करना है, नहीं ना, तो फिर कैपिटल है। जो एक बार करना है वो कैपिटल है, जो बार बार करना है वो रेवेन्यू है। इंटरेस्ट ऑन लोन रेज टू एक्वायर एन असेट्स अप टू द पॉइंट ऑफ टाइम इट इज रेडी फॉर यूज। ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। आप में से किसी ने एजुकेशन लोन लिया है क्या? वो वाली पढ़ाई की नहीं ना, वो वाली पढ़ाई की होती तो गवर्नमेंट जॉब में क्यों आते, फिर तो इंजीनियर वगैरह होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग लेके रखे होंगे। तो होता क्या है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपने मान लो एजुकेशन लोन लिया, ठीक है, तो मान लो आपने 4 साल का बीटेक किया, ठीक है, तो इस 4 साल में जो इंटरेस्ट ले रही है ना बैंक, ठीक है, जो इस 4 साल में मान लो आपने 1 लाख का लोन लिया है। कितने का लिया है? 1 लाख का लोन लिया है। ये जो 4 साल में जो इंटरेस्ट लगा है, मान लो 50,000 है, इस 4 साल में कितना इंटरेस्ट लग गया? 50,000। तो ये जो 50,000 है ना, जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब समझो, जैसे 4 साल हो गए, आपको जॉब लग गई, अब आप इस पे ईएमआई पे करना स्टार्ट कर दोगे। अब आप क्या करोगे, इस पे ईएमआई पे करना स्टार्ट कर दोगे। तो अब जो है ना, अब जो इंटरेस्ट लगेगा इस 4 साल के बाद, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ध्यान रखना, कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, बट समझो कि भैया इस समय तक तो आप कुछ कर ही नहीं रहे थे ना, आप कुछ कर ही नहीं रहे थे, तो आपके लिए तो वो असेट्स ही था ना, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन ये वाला जो है ना, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो एक बार और इसको पढ़ोगे समझ में आ जाएगा आपको। इंटरेस्ट ऑन लोन रेज टू एक्वायर एन असेट्स अप टू द पॉइंट ऑफ द टाइम। सेम, अगर आप एक असेट्स खरीदते हो, ठीक है, मान लो तुम्हें आज ही डीडीए फ्लैट्स वगैरह जो दिल्ली में होते हैं ना, हम लोगों ने क्या किया, 10,000 रुपए दे दिया मान लो, ओके, या मान लो लोन ले लिया है घर लेने के लिए, लेकिन घर का एक्वायर जो होगा ना, वो 6 महीने बाद या 4 साल बाद होगा। तो जो 4 साल तक जो आप ईएमआई पे कर रहे हो ना, जो 4 साल तक आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो ना, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन जैसे ही आप उसमें मूव कर जाओगे, उसके बाद जो उस पर इंटरेस्ट पे करोगे ना, वो रेवेन्यू होगा। समझना ये चीज, ठीक है, थोड़ा सा वो है। ट्रीटमेंट क्या है, इन सबकी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होती है। किसमें होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की एंट्री बैलेंस शीट में होती है, और रेवेन्यू की किसमें होती है? ध्यान रखना, रेवेन्यू की किसमें होती है? प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में। आई होप क्लियर होगा। अब आ जाते हैं नई चीज पे, ये बहुत मजेदार चीज है, इसको हम कहते हैं एक्सपेंस। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा प्यारा है, और सारा खेल ही इसी का है। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो समझ गए होंगे, और उसमें बच्चों को प्रॉब्लम भी नहीं आती। प्रॉब्लम आती है इसमें, लेकिन आपको नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपके पास मैं हूं। देखो,
एक्सपेंस क्या होता है समझो, पहले तो एक्सपेंस सोचो, एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में क्या डिफरेंस है, पहले तो देखो कि क्या डिफरेंस है। तो एक्सपेंडिचर ना हमेशा असेट्स या फिर लायबिलिटी पे किया जाता है। जैसे कि आप इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हो, ठीक है, आप बिल्डिंग खरीद रहे हो, बिल्डिंग को रिपेयर करवा रहे हो, तो ये एक्सपेंडिचर है। क्या है ये? एक्सपेंडिचर है। लेकिन एक्सपेंस जो है ना, ये पर्टिकुलर पर्टेन करता है जो सामान आप प्रोड्यूस कर रहे होते हो ना, जो सामान आप प्रोड्यूस कर रहे होते हो ना, वो जैसे मान के चलो कि ये मेरे पास एक स्पेक्स है, ठीक है, मेरा काम है इस स्पेक्स को बनाना, मान लो मेरी फैक्ट्री है एक, ठीक है, जिसका काम क्या है, चश्मा बनाना। तो इस पे जो खर्चा आ रहा है ना, इस पे ध्यान रखना, सिर्फ इस पे, इसको बनाने वाला मशीन वगैरह सब छोड़ दो, मशीन घर वर सब छोड़ दो, क्योंकि वो असेट्स है। जो इस पे खर्चा आ रहा है ना, जो इस पे खर्चा आ रहा है, इसको बनाने के लिए हम सैलरी देंगे, रेंट देंगे, ठीक है, फ्राइट देंगे, कैरेज देंगे, ठीक है, एडवर्टीजमेंट करेंगे, वो सब खर्चा जो है ना इस पे, उसको एक्सपेंस कहते हैं। तो एक्सपेंस को का डेफिनेशन ऐसे होता है, किसी भी चीज को ना बनाने से लेकर बेचने तक का जो खर्चा होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एक्सपेंस कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपेंस होते कहते हैं। एक चीज ध्यान रखना, एक्सपेंस पर्टेन करता है गुड्स से और एक्सपेंडिचर पर्टेन करता है असेट्स एंड लायबिलिटी से, ऐसे याद रखना। बाकी ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे आप, क्योंकि सारे एक्सपेंस एक तरह से, कई बार कुछ बुक में एक्सपेंस को एक्सपेंडिचर में ही दिखाया है, वो भी सही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक है, क्योंकि ये डे टू डे एक्टिविटीज में रेगुलर होता है ना। तो मैं आपको ना एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूं, मैं हमेशा से देता था अपने स्टूडेंट को। आपके हाथ में जो चीज अभी है ना, उसी का एग्जांपल लेते हैं, पेन। ओके, भूल जाओ ये क्या है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि ये क्या है। ओके, पहले हम देखते हैं कि एक पेन को, मान लो मेरा एक काम है, मान लो एक फैक्ट्री है पेन बनाने का, तो मुझे ना पेन बनाने से लेके बेचने तक का है, तो क्या क्या खर्चा होगा। सबसे पहले देखो, मैं कुछ गुड्स खरीदूंगा ना, जिसको हम रॉ मटेरियल्स बोलेंगे, और क्या क्या खर्च होगा पेन को बनाने में, ठीक है। प्लास्टिक्स वगैरह जो यूज करेंगे ना, वो सब रॉ मटेरियल में आ गया। इंक वगैरह हो गया, इंक हो गया, देन स्टेशनरीज हो गए, ठीक है। और क्या क्या हो गया, बताते रहो बताते रहो बताते रहो, जो जो आप लोगों को लगता जा रहा है बोलते रहो। और क्या क्या आएगा, कैरेज, कैरेज होता है किराया, ध्यान रखना। तो किराया भी ना दो होते हैं, एक होता है कैरेज इनवर्ड, एक होता है हमारा कैरेज आउटवर्ड। समझना क्या होता है इनवर्ड और क्या होता है आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड हो गया, इसको हम बोलते हैं कैरेज ऑन परचेज, कैरेज ऑन कैरेज ऑन परचेज, यानी कि जब आप गुड्स खरीदने के लिए जाते हो ना, ध्यान रखना किराया दो टाइम पे करते हैं। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो कि मेरा काम है से पेन बनाना या मोमबत्ती बनाना, चलो मोमबत्ती बनाना। तो जब मैं मोम खरीदने के लिए जा रहा हूं ना, जब मैं वैक्स खरीदने के लिए जा रहा हूं, तो भी तो मैं किराया दे रहा हूं ना वैक्स को लाने में, ठीक है। और जब मैं उसको कैंडल में कन्वर्ट कर रहा हूं, और जब मैं वो कैंडल बेचने के लिए जा रहा हूं, तो उसमें भी तो मैं कुछ किराया दे रहा हूं ना। तो जो मैं कैंडल खरीदने के लिए जा रहा था, मैं सॉरी वैक्स खरीदने के लिए जो मैं खर्चा पे कर रहा था ना, उसको हम कैरेज ऑन परचेज कहते हैं। और कैरेज आउटवर्ड क्या होता है, कैरेज ऑन सेल्स, यानी कि जब आप बेचने के लिए जा रहे हो, ठीक है, तब जाके। किसान का एग्जांपल ले लो, जब वो यूरिया खरीदने के लिए जा रहा है, जब वो बीज खरीदने के लिए जा रहा है, तब जो किराया पे कर रहा है ना, वो कैरेज इनवर्ड है। लेकिन सोचो वो प्याज बना रहा है, प्याज बना दिया, प्याज बेचने के लिए ट्रैक्टर पे लेके जा रहा है, तो वो कैरेज आउटवर्ड है, ठीक है। इसके अलावा बताओ क्या क्या खर्चा होगा, रेंट होगा, फिर सैलरी होगा, देन वेजेस होगा। अब अगेन फर्क आ जाता है, लोगों को लगता है कि वेजेस और सैलरी सेम है, फर्क है। देखो सैलरी होते हैं जो मैनेजर्स वगैरह, हम लोग काम करते हैं सैलरी पे। वेजेस होता है मजदूरों के लिए, जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, डेली लाइफ, उनको पैसा दोगे तो ही वो काम करेंगे। क्या हम लोग बिना पैसे के काम कर देंगे? हाँ भैया, एक महीना काम कर गया और फिर गवर्नमेंट बोल रही है हम नहीं दे रहे पैसे, क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन मजदूर को नहीं दोगे पैसा तो वो आएगा ही नहीं, बोलेगा भैया पहले पैसा दो तब काम करूंगा, ठीक है। तो वो वेजेस है और सैलरी, ये फर्क है सैलरी और वेजेस में। इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, और क्या क्या हो सकता है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, एडवर्टीजमेंट है, ये सारे क्या है, एक्सपेंस है। ये सारे क्या है, मैंने जो कुछ लिखे हैं, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, ये सारे एक्सपेंस है। ओके, इन सबको हम एक्सपेंस कहते हैं। अब देखो, अब ना मैं एक्सपेंस को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, मैं एक्सपेंस को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। समझो किस चीज को, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक पेन का एग्जांपल ले रहे थे, ठीक है। तो ये पेन है मान लो, ओके, ये पेन है,
ठीक है, मुझे ना सिर्फ इसे बनाना है, बेचना नहीं है, बिके ना बिके पाड़ में जाए, मुझे सिर्फ बनाना है और बिल्कुल जैसा ये दिख रहा है ना वैसा ही बनना चाहिए, बिल्कुल वैसा बनना चाहिए, सेम कलर सब कुछ। तो पहले तो ऐसे खर्चे देखते हैं जिसके बिना ये बन सकता है या जिसके बिना ये नहीं बन सकता। पहले हम वो लिखते हैं जिसके बिना ये बन नहीं सकता। एक बात बताओ, रॉ मटेरियल के बिना ये बनेगा क्या? नहीं, तो रॉ मटेरियल के बिना ये नहीं बन सकता, ध्यान रखना, जिसके बिना ये बन नहीं सकता है। वाह, हिंदी में ही लिख दिया मैंने, ठीक है। यहां पे जिसके बिना बन सकता है, तो पहले रॉ मटेरियल था, तो रॉ मटेरियल के बिना तो नहीं बन सकता भैया, रॉ मटेरियल के बिना ये नहीं बन सकता। फिर था इंक, क्या इंक के बिना बन सकता है? नहीं भैया, पेन चलेगा ही नहीं, तो फिर क्या करोगे? तो इंक के बिना ये नहीं बनेगा। दूसरा क्या था? तीसरा स्टेशनरी, क्या स्टेशनरी के बिना बनेगा? अब स्टेशनरी दो टाइप का होता है, ध्यान रखना, स्टेशनरी भी दो टाइप का होता है, ठीक है। ये हो सकता है कि ये ऑफिस स्टेशनरी हो, जिसका काम है प्रिंटिंग वगैरह का, ठीक है, प्रिंटिंग वगैरह, प्रिंटिंग क्या, वो पेजेस वगैरह निकालता है, जो A4 सीट वाला नहीं होता वैसा वाला, तो स्टेशनरी के बिना तो बन सकता है ये। स्टेशनरी एक्चुअली उसी को ही बोला जाता है, ओके, उसी को बोला जाता है। फिर क्या है? कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड बन सकता है। एक किसान बीज खरीदते वक्त किराए देने से मना कर दे तो क्या वो बीज खरीद पाएगा? नहीं, ध्यान रखना। तो कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, ओके। देन आ जाता है कैरेज आउटवर्ड, कैरेज ऑन सेल्स, अरे बन गया है तभी तो बेचने के लिए जा रहे हैं ना, अरे बन गया है तभी तो बेचने के लिए जा रहे हैं, तो कैरेज आउटवर्ड, क्या होगा ये? कैरेज आउटवर्ड, तो इसके बिना तो बन सकता है ये। फिर क्या है हमारा अगला? रेंट। अब रेंट भी दो टाइप का है, फैक्ट्री रेंट है या ऑफिस रेंट है। फैक्ट्री रेंट के बिना तो नहीं बन सकता, ध्यान रखना, फैक्ट्री रेंट के बिना तो नहीं बन सकता, ओके। आपको फैक्ट्री रेंट तो देना ही है ना, लेकिन ऑफिस रेंट के बिना बन सकता है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ रेंट लिखा हो ना, सिर्फ रेंट लिखा हो, ध्यान रखना, तो आपको यहां डालना है, सिर्फ रेंट डालना है, रेंट दिया हो तो समझ लो उसके बिना बन सकता है। देन क्या है? सैलरी, सैलरी के बिना बन सकता है, अरे मजदूर थोड़ी ना बना रहे हैं, मजदूर, सैलरी हो गया मैनेजर का, मैनेजर थोड़ी ना बना रहा है, नहीं देंगे सैलरी, नहीं बनेगा, क्या बनेगा भाई? मजदूर बनाएगा इसको, ठीक है। क्या वेजेस के बिना बनेगा? नहीं भैया, मजदूर को ही पैसा नहीं दोगे तो फिर कैसे बनेगा? नहीं बनेगा उसके बिना, ठीक है। फिर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल भी दो टाइप का होता है, जैसे आपको देगा फैक्ट्री के साथ, कहीं पे भी फैक्ट्री लगा हो ना तो उसके बिना नहीं बन सकता, ध्यान रखना, तो हम इसको ना फैक्ट्री एक्सपेंस लिख देते हैं। और अगर नॉर्मली बोला जाए इलेक्ट्रिसिटी बिल तो उसके बिना तो बन सकता है। फिर क्या क्या हो गया? एडवर्टीजमेंट, अरे एडवर्टीजमेंट तो बाद में होगा, पहले बना तो लो, हमें तो बनाना ही है ना, बेचना थोड़ी ना है, बनाना है सिर्फ, तो एडवर्टीजमेंट यहां आ जाएगा। और फैक्ट्री एक्सपेंस तो हमने ऑलरेडी यहां लिख रखा है। आई होप क्लियर होगा। ये मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक जिसके बिना ये बन नहीं सकता, एक जिसके बिना ये बन सकता है। तो जिसके बिना ये बन नहीं सकता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या बोलते हैं उसको? डायरेक्ट एक्सपेंस। तो किसी भी चीज को स्टार्टिंग से लेके बनाने तक का जो खर्चा होता है, ध्यान रखना, बनाने तक का जो खर्चा है वो डायरेक्ट है, और बनाने से लेकर बेचने तक का जो खर्चा है ना वो इनडायरेक्ट है। इसको बस इतना ही समझना था, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस जिसके बिना ये बन सकता है, जिसके बिना ये नहीं बन सकता है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जिसके बिना ये बन सकता है। देखो हमें बनाना है, बेचना ना बिके बाद में, फिर सोच रहे होंगे कि क्यों बिकेगा नहीं तो काम कैसे चलेगा? अरे चलेगा भैया, ऐसे थोड़ी ना उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे, अलग अलग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे डायरेक्ट मटेरियल है ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। किसमें करते हैं हम? ट्रेडिंग अकाउंट में, ओके। और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ना, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं। बस इतना ही चीज ध्यान देना है कि कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है। तो जो डायरेक्ट वाला है उसको ट्रेडिंग में डालेंगे, और जो इनडायरेक्ट है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे। क्या होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? अभी थोड़ी देर में सीख जाओगे, पलक झपकते ही आप सीख जाओगे इसे, ठीक है। आई होप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्लियर है। मैं फिर भी बोलूंगा कि एक बार फिर से वीडियो को आप 5-10 मिनट पहले चले जाओ और फिर से दोबारा देखो, ठीक है। आज की क्लासेस लंबी होने वाली है, इसीलिए फाइनल अकाउंट 2 पार्ट में आएगा, ठीक है। ऐप पे भी 2 पार्ट में आएगा, बिकॉज की वीडियो जो टोटल मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं ना, ये एटलीस्ट 3 आवर की क्लासेस होने वाली है। 5 क्वेश्चन मिला के 3 से 4 घंटे की क्लासेस होने वाली है। एक वीडियो में आप भी नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो सिर्फ यही एक चैप्टर है जिसको आप कह सकते हो ये, और एक होगा वो वाला रेशियो वाला, ठीक है, रेशियो वाला, तो वो भी इसी में होगा, ठीक है। तो आई होप यहां तक क्लियर है। अब आ जाते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट पे।
ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब तक हम बेसिक्स कर रहे थे, आई होप क्लियर होगा। बेसिक्स बेसिक्स अगर क्लियर नहीं है तो दिक्कत है। बेसिक्स हमेशा स्ट्रांग रखो, बेसिक्स स्ट्रांग रखोगे तो चीजें स्मूथली होती रहेगी। तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ये ना पहला स्टेज होता है। एक तो ध्यान रखना, ये ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पहला स्टेज है, जिसमें ना हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ये एक तरह से कह लो कि जो डे टू डे एक्टिविटीज होती है ना, जो बिजनेस की जो छोटी मोटी एक्टिविटीज होती है, पूरी नहीं छोटी मोटी, उसको हम इसमें करते हैं। इट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच शोज द रिजल्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ध्यान रखना, ये बाइंग और सेलिंग से मतलब है इसका, ठीक है, जो बाइंग और सेलिंग का जो खर्चा है, रेंट वेंट नहीं, ठीक है, रेंट वेंट नहीं, इसमें सिंपल जो बाइंग और सेलिंग है। सेलिंग में सेल्स है, सेलिंग में हम सिर्फ सेल्स ले रहे हैं और कुछ नहीं। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। इसमें बेसिक चीजों को लिखते हैं। इसमें एक तो ध्यान रखना कि सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसमें? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फॉर्मेट देख लो, ये फॉर्मेट है, क्या क्या चीजें आती है। मोस्टली इतनी ही चीजें आएगी आपके एग्जाम में, इससे ज्यादा नहीं आते, इतने ही पॉइंट्स है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टू ओपनिंग स्टॉक के साथ। क्या करते हैं हम? सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। ध्यान रखना, टू ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले लिखते हैं और क्लोजिंग स्टॉक यहां लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। एक चीज ध्यान रखना, क्लोजिंग स्टॉक की दो जगह एंट्री होती है। इकलौता ऐसा एंट्री है जिसको दो जगह लिखते हैं। कहां कहां? एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में, दूसरा बैलेंस शीट में। लिखते रहो, जो मैं बोलता रहता हूं। क्लोजिंग स्टॉक को कहां कहां लिखते हैं? ट्रेडिंग में भी लिखते हैं और बैलेंस शीट में भी लिखते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, ठीक है। और एक बार ना देखो, आज जब ये तुम फाइनल अकाउंट कर लोगे ना, तो मेरी तरफ से ना एसएएस क्विजर के ना जो 5 चैप्टर है ना, वो पांचों चैप्टर लगाने के लिए ना आप लायबल हो चुके हो। अब आप जाके पांचों लगाओ, ठीक है, दबा के लगाओ और देखो कि कितने सही है। जो नहीं हो रहा है ना, स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेजो, मैं बताता हूं, ठीक है, और कर लेना, लेकिन इसे खत्म करने के बाद, ठीक है। तो टू ओपनिंग स्टॉक यहां लिखा, फिर हमने क्या लिखा उसके बाद? टू परचेज। और परचेज में ना जो परचेज रिटर्न होता है ना, जिसको हम रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं, वो माइनस कर देते हैं और फिर यहां लिख देते हैं, ठीक है। देन टू वेजेस एंड सैलरी। एक चीज ध्यान रखना कि वेजेस एंड सैलरी जो है ना, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, लेकिन अगर सैलरी एंड वेजेस हो ना, तो हम उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। ध्यान रखना, वेजेस मैंने बताया ना, वेजेस के बिना नहीं बन सकता, सैलरी के बिना बन सकता है। तो अगर वेजेस पहले है तो वेजेस मान के चलना उसको, सैलरी पहले है तो सैलरी मान के चलना। तो वेजेस एंड सैलरी यहां आएगा और सैलरी एंड वेजेस दूसरे अकाउंट में आएगा। तो टू वेजेस एंड सैलरी। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है सब इसमें आ जाएगा। देन टू कैरेज इनवर्ड, जो अभी मैंने बताया था, भैया आप किसान यूरिया खरीदने के लिए जा रहा है, बीज खरीदने के लिए जा रहा है, तो उसके बिना तो वो खरीद नहीं बना पाएगा ना कोई सामान, तो वो कैरेज इनवर्ड हो गया। फ्राइट हो गया, या कार्टेज इनवर्ड्स हो गए। ये फ्राइट या कार्टेज जो होता है ना, फ्राइट भी वही टैक्स वगैरह होता है जो आप खरीदते वक्त पे करते हो, तो उसके बिना काम नहीं चलेगा। जो फैक्ट्री फ्यूल एंड पावर है, उसके बिना भी नहीं काम करेगा। उसके बाद देखो क्या है, देन बाय सेल्स लिखते हैं और सेल्स रिटर्न हम माइनस कर देते हैं। जो भी अमाउंट आता है यहां लिखते हैं, फिर स्क्रैप सेल्स को यहां लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को लिखते हैं। एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक जो होता है, ध्यान रखना ये स्टॉक का नुकसान है, स्टॉक का नुकसान, वो यहां लिखते हैं। बहुत कम मिलेंगे आपको ये वाले। और इसके बाद अपन क्या करते हैं ना, इसको भूल जाओ अभी, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं? टोटलिंग करते हैं दोनों साइड, ठीक है, टोटलिंग करते हैं। तो मान लो अगर ये वाला साइड 1000 रुपए है और ये वाला साइड 800 रुपए है, समझ रहे हो। सेल्स करके आए तुम्हारे पास 800 रुपए, खर्च कर दिए तुमने 1000 रुपए, तो 200 रुपए का क्या है? नुकसान है। क्या है? नुकसान है। तो बाय ग्रॉस लॉस, ठीक है। वही अगर उल्टा हो जाए, मान लो ये 8000 है और यहां 1000 ही है, तो क्या आएगा? यहां पे लिख लेना टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट। इसको हम फिर क्या करते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। कैसे करेंगे सब सीख जाओगे थोड़ी देर में। तो अभी बेसिकली ये फॉर्मेट है और आई होप आपने वो कर लिया है। इसके अलावा आपको एक चीज ध्यान रखना है, जब कभी भी एडजस्टेड परचेज गिवन होना, तो हम यहाँ पे टू एडजस्टेड परचेज लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? टू एडजस्टेड परचेज। लेकिन जब कभी भी एडजस्टेड परचेज गिवन होना, तो ओपनिंग स्टॉक, परचेज या क्लोजिंग स्टॉक, ये तीनों की एंट्री नहीं करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। बैलेंस शीट में करोगे लेकिन यहां नहीं करोगे, ध्यान रखना, दिया नहीं जाएगा। बट ये फॉर्मूला याद रखना, एडजस्टेड परचेज का ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आई होप क्लियर है ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, क्लियर है ना। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं ट्रेडिंग अकाउंट का, ठीक है। ये क्वेश्चन है ना, इसमें ना हम ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट तीनों चीज सीख लेंगे इसी क्वेश्चन से, ठीक है। पहले हम सीखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। इस क्वेश्चन में क्या सीखेंगे हम? पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
और इजी क्वेश्चन है। सबसे अच्छी बात क्या है, खैर पूरा अकाउंट्स ही इजी है, ठीक है। देखो ट्रेडिंग अकाउंट में हम सबसे पहले करते क्या है, अगर मैं फॉर्मेट के बारे में बात करूं तो क्या बना रहे हैं हम, ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन, मान लो 31 मार्च 2024, ठीक है, 2024 के लिए बना रहे हैं हम, ठीक है, मान लो 23-24 के लिए बना रहे हैं, तो 31 मार्च 2024 को क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो जो ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाला चीज है ना उसी को लिखेंगे। देखो क्या क्या चीजें हैं ऐसी। पहला देखो क्या है, डेटर। क्या डेटर की एंट्री होती है ट्रेडिंग अकाउंट में, बताओ क्या डेटर की एंट्री होती है, कहीं नहीं था। फॉर्मेट ध्यान रखना, फॉर्मेट को एक जगह लिख के रख लो, जो अभी मैंने फॉर्मेट बनाया था ना, पीछे जाओ और एक बार उसको एक अपने पास आई होप आपने लिख लिया होगा, इतना तो समझदार हो ही। देन देखो स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2019, ये बन कब का रहा है, 31 मार्च 2020, तो बताओ स्टॉक 1 अप्रैल 2019 को है, यानी कि साल के स्टार्टिंग में है ना, तो साल के स्टार्टिंग में जो हो उसको हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक की एंट्री कहां होती है, यहां होती है। कहां होती है, यहां होती है, टू ओपनिंग स्टॉक। कितना अमाउंट है ओपनिंग स्टॉक का, 50,000। कितना है, अब देखते हैं अगला, लैंड एंड बिल्डिंग, ये तो असेट्स है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक का कोई काम नहीं। वेजेस, वेजेस आता है ना, वेजेस आता है, फॉर्मेट याद करो, डायरेक्ट एक्सपेंस है ना, क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ये, तो टू वेजेस अकाउंट। कितना है वेजेस, अमाउंट देखो वेजेस का कितना है, 30,000 है। ध्यान रखना किस चीज का है, 30,000 है। आई होप क्लियर होगा। अगला देखो, यहां तक हो चुका है, वेजेस भी हो गया। बिल रिसीवेबल की कोई एंट्री नहीं होगी। देन इंटरेस्ट, क्या इंटरेस्ट मैंने कुछ लिखवाया था, याद करो, नहीं। इंटरेस्ट वैसे भी इनडायरेक्ट हुआ ना, इंटरेस्ट आए गए उसके बिना बन जाएगा। बेड डेब्ट्स, ये भी बाद का है। रिपेयर, ये भी बाद का है, इसके बिना बन सकता है, ध्यान रखना। फर्नीचर एंड फिक्सचर असेट से ही, तो डेप्रिसिएशन के बिना भी बन सकता है। डेप्रिसिएशन तो बाद में लगाते हैं ना। फिर क्या है, रेंट, इसके बिना भी बन जाएगा। सैलरी के बिना बन जाएगा। ड्रॉइंग्स के बिना बन जाएगा। परचेज कितना है, 1 लाख। तो जब कभी भी परचेज आए ना, ढूंढो क्या परचेज रिटर्न भी है, इस क्वेश्चन में तो नहीं है। तो परचेज कितना है, 1 लाख है। परचेज कितना है, 1 लाख है, तो टू परचेज। टू परचेज अकाउंट कितना, 1 लाख। ओके, आई होप क्लियर होगा। एक चीज ध्यान रखना, मैं ऐप पे दोनों वीडियो एक साथ ही डालूंगा, ठीक है, जब दोनों पार्ट बन जाएंगे। वन पार्ट करके नहीं डालूंगा, क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो इसीलिए जो एक साथ देखना चाहते हैं। तो यूट्यूब पे पहले मिल जाएगा आपको, ऐप पे बाद में मिलेगा। तो टू परचेज के बाद देखो क्या है, ऑफिस एक्सपेंस। ध्यान रखना मैंने बोला था फैक्ट्री एक्सपेंस को लिखेंगे, ऑफिस एक्सपेंस को ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखते, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। प्लांट एंड मशीनरी असेट से, इसका भी कोई काम नहीं है। अब क्रेडिट बैलेंस में देखो क्या है, डेबिट बैलेंस में वही था। क्रेडिट बैलेंस में कैपिटल, कैपिटल के लिए मैंने कुछ नहीं बोला। इंटरेस्ट अगेन देखो, क्रेडिट बैलेंस इंटरेस्ट हो तो समझ लो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। डेबिट बैलेंस में अगर इंटरेस्ट है तो समझ लो इंटरेस्ट पे किया है, तो ये एक्सपेंस है और ये इनकम है। क्रेडिटर की कोई एंट्री नहीं होती, सेल्स की होती है। कितनी, 1,70,000। तो क्या लिखोगे, बाय सेल्स। कितना, 1,70,000। इसके बाद बच्चे गलती क्या करते हैं ना, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस निकाल देते हैं। वो नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, मेनली देखना है कि क्या कहीं क्लोजिंग स्टॉक भी था। देखो ऑन 31 मार्च 2020 द स्टॉक वाज वैल्यूड एट 1 लाख। ये वो असेट्स है जो यूज नहीं हुआ है पूरे साल में, ना बिका है, तो पड़ा तो है ना हमारे पास। तो कितना है, 1 लाख रुपए। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना, 1 लाख रुपए। इसके बाद आप क्या करोगे, दोनों साइड ऐड करोगे। दोनों साइड क्या करोगे, ऐड करोगे। ओके, दोनों साइड ऐड किया आपने तो कितना आया, ये वाला देखो 50, 30, 80, 1,80,000 है और ये 2,70,000 है। तो ऑब्वियसली बात है ये ज्यादा है ना। तो हम हमेशा क्या करते हैं, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, वो करते हैं हम
बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो ये 270 है, ये 180 था, तो क्या है, टू इधर कभी भी आएगा तो इधर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 90,000, 90,000, ठीक है। इसको आप लिख दो, ट्रांसफर टू, ट्रांसफर टू कहां ट्रांसफर करना है हमें, P&L अकाउंट। हमेशा जब भी ग्रॉस प्रॉफिट आएगा ना उसको क्या करते हैं हम, ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जैसे ही ये फिनिश होता है ना, जैसे ही ये फिनिश होता है ना, इसी के नीचे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना स्टार्ट कर देते हैं इसी में। लेकिन मैं आपको अलग अलग बताऊंगा, ठीक है। तो मेनली जैसे प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे ना, तो ये टू जो है ना इधर चले जाएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और ब्रैकेट में डाल दोगे ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, कितना, 90,000, ठीक है। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो देखेंगे, इसी क्वेश्चन का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट यही है, इसी को हम ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं, जिसके लिए बहुत हवा है ना, फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट। देखो एक चीज सीख गए, 3 चीज है, एक चीज सीख चुके हो, अब 2 चीज और बचा है। आई होप कोई दिक्कत यहां तक नहीं हुई होगी। ओके, अब हम प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, थोड़ी देर में हम इस पे आते हैं, ठीक है। थोड़ी देर बाद आएंगे, मैं इसको मिटा देता हूं, इसी क्वेश्चंस में हम दोबारा आएंगे, ठीक है। तब तक हम चलते हैं। अपन ट्रेडिंग अकाउंट पे थे ना, इसके बाद ना थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जा रहे हैं हम। समझ लेना ये 2 चीज है, एक है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, एक है ग्रॉस प्रॉफिट। इस पे ना कई बार छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता क्या है मेनली, इसमें इसका फॉर्मूला याद कर लो, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक है, प्लस में परचेजेस, नेट परचेज है, नेट परचेज का मतलब होता है परचेज माइनस परचेज रिटर्न, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। या फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक इस तरीके से भी निकाल सकते हो, या फिर अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकालना हो ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यानी कि जो ट्रेडिंग अकाउंट आपने बनाया था ना, ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाया था ना, ये सारा चीज में माइनस कर दो ये सारी चीजें, ये सारी चीजें, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, मतलब नेट सेल्स में से, नेट सेल्स में से ये सब चीजें माइनस कर दो, क्या निकल जाएगा आपका, ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है, किसी भी चीज को बनाने का जो मेन खर्चा आता है ना, सब कुछ जोड़ के, तो उसी को हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहते हैं, ठीक है। यानी किसी भी चीज को बनाने का जो खर्चा आता है ना टोटल, उसको हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहते हैं। लेकिन उसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं रहते, ध्यान रखना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं रहते। तो इससे ना कई बार न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, कई बार ना इससे क्या आ जाते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो ध्यान रखना, लेकिन न्यूमेरिकल जो होता है ना वो इसका बच्चा वाला आता है, ठीक है। तो मतलब कोई ऐसा नहीं कि जो बहुत टफ हो आप लोगों के लिए, ठीक है, आप इजीली कर सकते हो। देखो 2 न्यूमेरिकल मैंने करवाए हैं, बाकी जब आप एक बार ऐसे क्विजर पे क्वेश्चंस करोगे ना तो आपको उसमें बहुत कुछ मिल जाएगा। जैसे यही वाला क्वेश्चन ले लो, ठीक है। क्या दे रखा है इसमें 2-3 चीज गिवन है आपके पास। ओपनिंग स्टॉक गिवन है 30,000, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, सॉरी ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेज गिवन है, एक्सपेंस ऑन परचेजेस भी गिवन है, सेल्स गिवन है, एक्सपेंस ऑन सेल्स गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 36,000। तो आपसे पूछा क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट। देखो ग्रॉस प्रॉफिट तो आप ऐसे निकाल दोगे, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसको हम कॉग्स कहते हैं, ठीक है, कॉग्स भी कहते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कॉग्स, मतलब 11th-12th में ऐसे ही हम इसको कॉग्स करते रहते थे, ठीक है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या होगा, अभी हमने किया था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले अपन क्या करते थे, ओपनिंग स्टॉक को ऐड करते थे। क्या करते थे, ओपनिंग स्टॉक को ऐड करते थे, कितना, 30,000, ठीक है। मैं यहीं पे लिखता रहता हूं ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, प्लस में ध्यान रखना ओपनिंग स्टॉक में ना हम नेट परचेज ऐड करते थे, नेट परचेज। तो नेट परचेज जब करोगे ना तो परचेज और एक्सपेंस ऑन परचेज दोनों ऐड हो जाएगा, ध्यान रखना। तो नेट परचेज में क्या आ जाएगा, बेसिकली परचेज प्लस एक्सपेंस ऑन परचेज भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस
क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स का यहां पे कोई काम नहीं था, ध्यान रखना इसका कोई काम नहीं था। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है आपका 30,000, ओके। और नेट परचेज कितना हो जाएगा 54,600 और ये तो 60,600, ठीक है। माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 36,600। इसको सॉल्व करोगे 54,000 आ जाएगा, ठीक है। 60 में से 36 गए तो 34 नहीं 24, 30 प्लस 24 54,000, ठीक है। 54,000 ये क्या आ गया आपका, ये आ गया है आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, नेट सेल्स, ध्यान रखना नेट सेल्स, एक्सपेंस ऑन सेल्स नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एक्सपेंस ऑन सेल्स जो है ना ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ध्यान रखना ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। मैंने बताया था ना कैरेज आउटवर्ड, ये कैरेज इनवर्ड है, ध्यान रखना, और ये कैरेज आउटवर्ड है तो इसकी कोई एंट्री नहीं होती। तो नेट सेल्स कितना है हमारा, ध्यान रखना नेट सेल्स अभी हमने निकाला, सॉरी दे रखा है कितना 90,000, ओके। नेट सेल्स कितना है 90,000, ओके। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है अभी हमने निकाला है 54,000। तो यहां से सीधा ग्रॉस प्रॉफिट आ सकता है कितना 64 6 54 6 60 30 90 36,000 आ गया आपका। क्या आ गया है 36,000 ग्रॉस प्रॉफिट, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये आ गया। इसका एक क्वेश्चन और है, देख लो क्या है। इसमें ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 15,000, ठीक है, दिख रहा है ना। सेल्स है 48,000, कैरेज इनवर्ड है 3,000, सेल्स रिटर्न है 3,000, ग्रॉस प्रॉफिट है 18,000, परचेज है 30,000 और परचेज रिटर्न है 2700। तो आपको दो चीज निकालना है, एक तो निकालना है क्लोजिंग स्टॉक, एक निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो एक फॉर्मूला याद है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का नहीं, आपको उसका पता होगा ग्रॉस प्रॉफिट का। तो ग्रॉस प्रॉफिट का मैंने एक फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था, क्या, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में नेट सेल्स कितना है, सेल्स है 48,000 और सेल्स रिटर्न कितना था 3,000, तो नेट सेल्स है कितना 45,000, ओके। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है नहीं पता, एक्स मान लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा था कहीं पे, मैंने देखा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 18,000, ठीक है। तो यहां से देख रहे हो एक्स को इधर ले आओ, उधर लेके चले जाओ, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27,000। तो कुल मिला के हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल दिया, ठीक है। पूरा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो हमने इजीली निकाल दिया। कितना निकला हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 27,000, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमने निकाल दिया कितना 27,000। लेकिन हमें निकालना है और एक और चीज क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक तो देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला अप्लाई करो। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज या नेट परचेज कह लो लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो है 27,000, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है क्वेश्चन में कितना 15,000, प्लस परचेज देखो कितना है, परचेज रिटर्न है 2700, परचेज है 30,000। तो 30,000 में से 2700 घटाओ 27,300, नेट परचेज कितना है 27,300 और क्लोजिंग स्टॉक को एक्स मान लो। कितना आसान है, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15,300। तो कुल मिला के आपसे क्या पूछा गया था, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया 15,300, कोई दिक्कत। अच्छा कैरेज इनवर्ड भी था, सॉरी कैरेज इनवर्ड भी तो ऐड होगा ना, नेट परचेज में वो चीजें आ जाती है ना। तो प्लस 3,000, ठीक है, यहां प्लस 3,000 आ जाएगा, शिट शिट शिट, प्लस कैरेज इनवर्ड यह आ जाएगा 18,500। तो अगर मान लो किसी टाइम में आप ये भूल गए, ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, तो क्या करना है आपको पता है, ट्रेडिंग अकाउंट बना देना। इस क्वेश्चन का ट्रेडिंग अकाउंट बना दो, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट भी तो वहीं से आता है ना, तो वहां से भी इसको लाया जा सकता है, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा, ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आ जाता है। मैं एक छोटा सा गैप वो लूंगा, 53 मिनट की क्लासेस हो गई है विदाउट स्टॉपेज, फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस करते हैं, ठीक है। आपके लिए नहीं रुकेगा, लेकिन मैं अपने लिए रोक रहा हूं, वीडियो को मैं पॉज कर रहा हूं 5 मिनट के लिए। सो वेलकम बैक टू मी, क्योंकि आप लोग तो यहीं थे। तो अब ना हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करने वाले हैं। आई होप क्लासेस अच्छी चल रही है, रुक जाओ 2 मिनट, मैं मार्कर भूल गया था। तो आई होप क्लासेस आपको अब तक समझ में आ रही है। अगर कहीं पे भी दिक्कत आ रही है तो एक बार फिर से पीछे से जाके स्टार्ट करो। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर रहे हैं। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, बेसिकली ये भी एक स्टेटमेंट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी गेन्स और लॉसेस होते हैं ना उनको रिकॉर्ड करते हैं, और इसके बाद हमारा ना नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता है,
ठीक है। सो मेनली जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना वो यहाँ लिखा जाता है। तो पहले याद है अभी हमने 90,000 ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था, तो उसको हम यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं। ध्यान रखना ये दोनों एक ही जगह है, नीचे लिखना था मुझे बट जगह की कमी थी तो इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया, अदरवाइज ये दोनों एक ही है। मान लो इसके बाद ये समझ लेना, ठीक है, इसके बाद ये समझ लेना, ठीक है, जैसे ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे अगर मान लो ग्रॉस लॉस होता तो हम इधर ट्रांसफर करते, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट था तो हमने यहां किया था ट्रांसफर, अगर याद हो तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट हमने इधर ट्रांसफर कर लिया। देन इसके अलावा अपन क्या क्या लिखते हैं, जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गए, दीज ऑल आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टू स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, पोस्टेज एंड कुरियर, टेलीफोनिक एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट हो गया, रिपेयर हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, लॉस बाय फायर हो गया, जनरल एक्सपेंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, कमीशन, फ्राइट। ध्यान रखना ये फ्राइट दो टाइप का होता है, अगर वो साफ साफ बोल देगा फ्राइट एंड कार्टेज, ठीक है, मतलब अगर उससे पर्टेन हो, फैक्ट्री से पर्टेन हो, वो बोलेगा, सिर्फ फ्राइट लिखा हो तो यहाँ डालना, ठीक है। डिस्काउंट अलाउ, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, बेड डेब्ट्स, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट, ओके, और जो कन्वेनियंस फीस वगैरह होते हैं ना, कन्वेंस फीस वगैरह, वो सब इसमें आता है। देन इधर पर्टिकुलर्स में हम इनकम्स लिखते हैं, इधर क्रेडिट साइड में मेनली होता यही है, यहाँ पे भी डेबिट क्रेडिट होता है, ये हमारा डेबिट साइड होता है, ये हमारा क्रेडिट साइड होता है। ये मशीनरी उसमें डेप्रिसिएशन में भी था, ये ट्रेडिंग में भी है, ध्यान रखना, बस बैलेंस शीट में नहीं है, बाकी हर जगह डेबिट क्रेडिट है। ओके, तो इधर देखो क्या क्या है, बाय रेंट रिसीव हो गया, ठीक है, रेंट रिसीव ये इनकम है, डिस्काउंट रिसीव हो गया, कमीशन अर्न हो गया, इंटरेस्ट बोला तो इंटरेस्ट रिसीव समझो, बेड डेब्ट रिकवर हो गया, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हो गया, आपने कहीं पैसे इन्वेस्ट कर रखे थे वहां से आ रहा है, ठीक है, डिविडेंड ऑन शेयर्स हो गए, जो आपने शेयर्स लगा रखे हैं उस पर जो डिविडेंड आ रहा है, देन मिसलेनियस इनकम हो गए। और उसके बाद हमारा अगर दोनों साइड हम ऐड करते हैं, अगर हमारा ये वाला साइड ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, क्रेडिट साइड है, ये अर्निंग है, हमारा अर्निंग ज़्यादा है, खर्च कम है, एक्सपेंसेस कम है, तो हमारा नेट प्रॉफिट होता है। अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा है और खर्च इनकम कम है तो नुकसान होता है। चलते हैं वापस से उसी क्वेश्चन पे, ठीक है। अब जैसे ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ये तो हमने बना दिया था ना, ठीक है, इसको मैं नीचे कर देता हूं। तो देखो इसमें भी ना कुछ खास चेंजेस नहीं होगा, तरीका बिल्कुल वही है, ठीक है, फॉर्मेट बिल्कुल वही है, ठीक है, ऊपर का फॉर्मेट ही मान लेते हैं अपन। इसमें ज्यादा एंट्रीज आती है, ठीक है, वही अमाउंट, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर, ये डेबिट ये क्रेडिट, ठीक है। सबसे पहले अगर अपन क्वेश्चन में देखें तो 90,000 का हमारा आई थिंक प्रॉफिट था, कितने का था, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 90,000, ठीक है। तो जो हमने वहां लिखा था यही लिख देते हैं, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। एक चीज और ध्यान रखना, इसमें डेट वेट से कोई लेना देना नहीं होता है, कितना आया था 90,000, ये हमने यहां तक कर लिया था, यहां तक हमने ये पहले ही कर लिया था। ओके, 2 मिनट देखना, शायद तुम्हें देखने में दिक्कत, अभी ठीक है। ओके, तो आ जाते हैं इसी क्वेश्चन पे। सबसे पहले देखो डेटर है, अगेन डेटर का हमने कहीं नहीं बोला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर्मेट, एक बार फॉर्मेट को सामने रखना, ठीक है। हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस को लिखेंगे, ये ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक की यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होती। लैंड एंड बिल्डिंग अगेन असेट्स है, असेट्स में लिखेंगे। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक की कोई एंट्री नहीं होती। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट में होता है, ध्यान रखना, ये किस में था, ये ट्रेडिंग में। बिल्स रिसीवेबल, ये अगेन असेट्स है। इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट डेबिट साइड है तो ये एक्सपेंस है, तो इसकी एंट्री करेंगे हम, ठीक है, इसकी एंट्री हम करेंगे। कितना है ये, 2000। तो सबसे पहले टू इंटरेस्ट कितना, 2000 रुपए। फिर क्या है, इंटरेस्ट के बाद देखो बेड डेब्ट्स है, कितना, 5000। फिर रिपेयर है 3000, इसकी एंट्री करेंगे। देखो फिर फर्नीचर फिक्चर है, असेट्स है, इसकी एंट्री नहीं करेंगे। डेप्रिसिएशन है, इसकी एंट्री करेंगे अपन। ओके,
और फिर क्या है, रेंट है, रेंट की भी एंट्री करेंगे, सैलरी है इसकी भी करेंगे क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। ड्राइंग्स एज अ एक्सपेंस दिखाएंगे, ध्यान रखना, परचेजेस हमने ऑलरेडी ट्रेडिंग में कर दिया है, ऑफिस एक्सपेंस की भी एंट्री होगी, और प्लांट एंड मशीनरी असेट्स है तो इनकी एंट्री नहीं होगी। तो कुल मिला के ये जो मैंने लिखा है उन सब की एंट्री हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपन सबसे पहले करते हैं बैड डेब्ट्स का, ठीक है। अभी मेरे पास क्वेश्चन में निकाल, अरे यार ये पीछे क्यों हो जाता है, तो मेरे पास बुक है टीएस ग्रेवाल, ठीक है, मैं इससे कर लेता हूं। तो सबसे पहले क्या था वहां पे, 2 बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स कितना, बैड डेब्ट्स हमारे पास 5,000 रुपए, तो वो हमने लिख दिया है, ओके। इसके अलावा 2 बैड डेब्ट्स के बाद रिपेयर है, तो 2 रिपेयर, कितना था रिपेयर, रिपेयर था 3,000। ये सब हमने जो वहां पे अभी मैं लिखा हूं ना, बस उसी को लिख रहा हूं मैं, ठीक है। फिर है फर्नीचर एंड फिक्सचर, उसकी कोई एंट्री नहीं होती। देन डेप्रिसिएशन था कितना, 2 डेप्रिसिएशन 10,000 रुपए, वो भी हमने लिख दिया, ओके। देन था हमारा रेंट, 2 रेंट कितना, 8,000 रुपए, ठीक है। देन रेंट के बाद क्या है, 2 रेंट के बाद था हमारा सैलरी 20,000, 2 सैलरी कितना 20,000। सैलरी के बाद आ जाता है ड्राइंग्स, तो 2 ड्राइंग्स, ठीक है। ड्राइंग्स कितना है 20,000 है, ओके। और ड्राइंग्स के बाद था हमारा परचेज, परचेज हमने ऑलरेडी ट्रेडिंग में कर दिया। फिर था हमारा ऑफिस एक्सपेंस कितना 25,000, तो 2 ऑफिस एक्सपेंस कितना 25,000, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर है। और उसके बाद था हमारा मेनली ऑफिस एक्सपेंस के बाद देखो प्लांट एंड मशीनरी, वो असेट्स है, तो ये हमने सारे डेप्रिसिएशन, रेंट, सैलरी, ड्राइंग, इन सब की एंट्री कर दी। अब क्रेडिट बैलेंस में देखो क्या क्या है, कैपिटल है, इसकी यहां पे कोई काम नहीं है। इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट एज अ अर्निंग है, तो हम क्या करेंगे, बाय इंटरेस्ट। अमाउंट कितना था, इंटरेस्ट का अमाउंट था आपका 6,000 रुपए। ये 6,000 क्या है, ये दिस वन इज योर अर्निंग, ध्यान रखना, दिस वन इज योर अर्निंग। अरे यार ओके, अर्निंग था वो। उसके बाद देखो क्या है, हाँ इंटरेस्ट हो गया ना। क्रेडिटर, क्रेडिटर की कोई एंट्री नहीं होगी, सेल्स की कोई नहीं होगी, और पेबल, बिल्स पेबल की भी नहीं होगी, क्योंकि ये सारे लायबिलिटी है और ये ट्रेडिंग अकाउंट में ऑलरेडी आ चुका है। तो कुल मिला के हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जितनी भी चीजें थी वो मैंने सारे यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिए। तो इसके बाद अपन वही करते हैं, क्या करोगे इसके बाद, टोटलिंग करोगे। टोटलिंग जैसे इस वाले साइड को अगर मैं जोड़ूं तो ये आ रहा है 96,000। हमेशा ध्यान रखना जब टोटल करते हो तो 2 लाइन खींचते हैं, 2 लाइन मतलब क्लोजिंग साइन है, ओके, मतलब ये वाला अकाउंट क्लोज हो गया, ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं, देखो 5 2 7 3 10 10 20 8 28 28 20 48 20 68 5 73 20 93,000 आ रहा है, ये 93,000 आ रहा है, ठीक है। कुछ हमने उल्टा सीधा तो नहीं लिख दिया 2 बार, एक बार वो भी देख लो। 2,000, 5,000, 3,000, 10,000, 8,000, 20,000, फिर ये 20,000 2 बार क्यों लिखा है मैंने, एक गलती कर दी हमने, एक गलती कर दी। ड्राइंग्स यहां नहीं लिखते, नहीं लिखते, नहीं लिखते ड्राइंग्स, ओके, ड्राइंग्स नहीं लिखते। मैं ड्राइंग्स क्यों नहीं लिखते, ध्यान रखना, ड्राइंग्स अभी ना बैलेंस शीट नहीं करवाया ना मैंने, इसलिए अभी बैलेंस शीट करेंगे तब पता चलेगा। ये ना सीधा हम कैपिटल से निकाल देते हैं, ये हमारा एक्सपेंस नहीं है, ड्राइंग एक्सपेंस नहीं है, लॉस है, हम ऑनर को दे रहे हैं ना, तो ऑनर के अकाउंट से निकाल लेंगे पैसा। तो हम अपन यहां ना करके क्या करेंगे, ऑनर के अकाउंट से निकाल लेंगे पैसा, तो यहां पे आपको इसकी एंट्री नहीं करनी। तो अब आप इसे टोटल करोगे तो ये 96,000 था, और अगर मैं इससे पहले ऐड करूं तो 25 20 45 8 53 10 63 3 66 5 71 2 73, 73 को घटाओ 96 में, सो 23,000 यहां पे आया है। तो क्या आएगा, 2 नेट प्रॉफिट, 2 नेट प्रॉफिट। ध्यान रखना ड्राइंग की कोई एंट्री नहीं होगी, और यहां से हमने नेट प्रॉफिट निकाल दिया है। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं अब देखूं इसको तो हमने ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दिया था, देख रहे हो, ये हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था और ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। लिखा नहीं है, अब लिख देते हैं इसको, हम बोलेंगे लाइट गई, हे सॉरी ऑल, हुआ ये था कि लाइट चली गई थी, तो बीच बीच में लाइट चली जाती है, ठीक है। इन्वर्टर जो लगा है वो इतना लोड उठा नहीं पाता है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वापस से वहीं पे। अच्छी बात ये है कि ये सिस्टम वहीं से दोबारा स्टार्ट हो जाता है। तो इसको हम नाम दे रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस का,
ठीक है, अब हम करेंगे बैलेंस शीट। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट। ठीक है, तो इसको मैं फिर से बड़ा कर देता हूं और फिर अपन इसके नीचे करेंगे बैलेंस शीट। ठीक है, अब आ जाएंगे अपन बैलेंस शीट पे। एक बार फिर चलते हैं बैलेंस शीट के पास। ठीक है, पहले थ्योरी वाले पोर्शन पे पहुंचते हैं, फिर आएंगे यहाँ पे। तो हमने कहाँ तक कर लिया था? हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ लिया है, क्या होता है, कैसे बनता है, अब आप ये सीख चुके हो। ठीक है, अब हम करने वाले हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पे जाने से पहले कुछ और चीजें देखो। एक होता है हमारा ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे कि नेट प्रॉफिट में ना कुछ ऐसे ही भी चीजें ऐड हो जाती है जो रेगुलर एक्सपेंसेस नहीं होते हैं। ठीक है, लाइक जैसे चैरिटी हो गया, लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये सब चीजें ना एक्चुअली में ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप रेगुलरली ऐसी अर्निंग नहीं करते हो। तो एक नया टर्म है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बेसिकली इट इज द प्रॉफिट अर्न थ्रू द नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, जिसमें परचेज सेल्स आ जाता है। तो मेनली ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट में से ना नेट एक्सपेंसेस, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो माइनस करते हैं, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो या दूसरा फॉर्मूला ये होता है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? डे टू डे एक्सपेंसेस, जो एसेंशियल है। तो ये जानने से बढ़िया है कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जान लो, उससे आपको पता चल जाएगा। बाकी इन चीजों को छोड़ के वो सारी चीजें ऑपरेटिंग में आ जाता है। लाइक की डू नॉट रिलेट टू द मेन एक्टिविटीज, लाइक चैरिटी हो गया, बिजनेस चैरिटी के लिए तो नहीं बना ना। लॉस बाय फायर है, ये रेगुलर नहीं होता। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है, ये रेगुलर नहीं होता। ठीक है, जो रेगुलर नहीं होता उसको हम कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, जो कभी कभी होता है, कभी कभी। ठीक है, तो इनको हटा के अपन ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना ही था, इसमें थ्योरी पोर्शन ही है, आपको आना चाहिए बस। ठीक है, अब आ जाते हैं बैलेंस शीट पे। देखो बैलेंस शीट क्या होता है, बेसिकली दिस इज अ स्टेटमेंट विच सेट out the assets and liability of a firm or an institutions as at a certain date। किसी भी पर्टिकुलर डेट पे ना एक तरह से कितना असेट्स है, कितना लायबिलिटी एक बिजनेस के पास, उसी को बैलेंस शीट दिखाता है। बेसिकली इसका मेन काम यही है, फाइनेंशियल पोजीशन दिखाना। ये दिखाता है कि हमारे पास कितने असेट्स है, कितनी लायबिलिटी है। जैसे कि लायबिलिटी में कौन कौन सी चीजें आती है? क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हो गए। ठीक है, लोन्स एंड एडवांसेस हो गए, रिजर्व एंड रिजर्व फंड हो गया, जो हमने रिजर्व्स वगैरह बनते हैं, प्रोविजन भी आ सकता है यहाँ पे। देन एक होता है कैपिटल वाला पोर्शन। ये चीजें आपको अलग से सीखने की जरूरत है। जैसे कैपिटल होता है ना, हम इसमें क्या करते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है तो आप ऐड कर दो। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मिल रहा है तो, नहीं मिल रहा है तो कुछ नहीं करोगे। और जो हमने नेट प्रॉफिट निकाला ना, वो प्लस कर देंगे। लेस कर दो ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इनकम टैक्स और नेट लॉस। ये चार चीजें माइनस करते हैं इसमें से। जो चीजें होंगी वो करेंगे, जो चीज नहीं है उसको ब्लैंक छोड़ देंगे या उसको मेंशन ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी जो मैंने क्वेश्चंस करवाया है उसमें इसका यूज होगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से लिखते हैं। दूसरा होता है असेट्स। तो असेट्स में देखो क्या क्या आता है, कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गए, डेटर्स हो गए, लोन्स एंड एडवांसेस हो गया, क्लोजिंग स्टॉक, लूज टूल्स हो गया, पेचकस वगैरह को लूज टूल्स बोलते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हो गए, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क और गुडविल। ये सारे एक तरह से हमने रिकॉर्ड कर रखा है। बैलेंस शीट में ना दो चीजें और ध्यान रखनी होती है। एक हमारा होता है परमानेंस और एक होता है लिक्विडिटी। यानी कि बैलेंस शीट बनाने के ना दो तरीके हो सकते हैं, आप कह सकते हो कि एक होता है परमानेंस नेचर से और एक होता है लिक्विड रे से। तो लिक्विड समझो पहले, तो लिक्विड क्या होता है? लिक्विड, किसी भी चीज की ना लिक्विडिटी तय होती है कि वो कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकता है, कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकता है। तो कैश जो है ना, जो कैश है वो एक्चुअली में सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट्स है, क्योंकि वो ऑलरेडी कैश है। तो उसके अलावा बाकी को हम चेक करते हैं कि कितना फास्ट है। तो जब आपको लिक्विडिटी के टर्म में अकाउंट बैलेंस शीट बनाना हो ना, तो आप उसी टाइम में लिखोगे। लाइक कि जैसे इनमें सबसे पहले देखो कैश इन हैंड है, फिर कैश एट बैंक है, बैंक जाके निकाल सकते हो। यानी कि लिक्विड के रेशियो में है, कौन कितना जल्दी लिक्विड हो सकता है, उस रेशियो में अगर हम बनाते हैं तो वो उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी रेशियो में। ऐसे ही देखो लायबिलिटी है, सबसे जल्दी आपको पे करना होगा क्रेडिटर को, सब उसके बाद बिल्स पेबल, फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, फिर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, फिर लोन्स एंड एडवांसेस, देन रिजर्व एंड रिजर्व फंड, फिर कैपिटल सबसे एंड में आता है। ओके, तो ये बेसिकली ये लिक्विड फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, सेम एज असेट्स में देखो क्या है,
कैश इन हैंड पहले लिखा, कैश एट बैंक लिखा, फिर बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि बिल रिसीवेबल 1 महीने 2 महीने 3 महीने में हो जाता है। देन डेटर, डेटर 2 महीने 3 महीने में आ जाता है। लोन्स एंड एडवांसेस भी, ये शॉर्ट टर्म लोन्स की बात हो रही है। ये ध्यान रखना एक चीज, लोन्स एंड एडवांसेस यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। जो लायबिलिटी साइड में है वो हमने लिया है, और जो असेट साइड में है वो हमने दिया है, किसी को हमने उधार दिया है, तो लोन्स एंड एडवांसेस। क्लोजिंग स्टॉक हो गए, लूज टूल्स हो गए, इन्वेस्टमेंट हो गए। अब देखो ये सारे जो है ना, इनको कैश में कन्वर्ट करने में ज्यादा टाइम लगेगा। देखो लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, ठीक है, पेटेंट या ट्रेडमार्क है, गुडविल है। गुडविल को बेचना सबसे एंड में होता है, क्योंकि गुडविल का पैसा लेट से निकलता है। ओके, तो इसीलिए सबसे नीचे रखे हैं। और वही अगर हमें परमानेंस नेचर में लिखना होता ना, तो हम इसका ऑर्डर को उल्टा कर देते, गुडविल को ऊपर लिखते, फिर पेटेंट एंड ट्रेडमार्क को लिखते हैं, फिर लैंडमार्क लैंड को लिखते हैं, फिर बिल्डिंग को, फिर फर्नीचर। तो आपसे ना क्वेश्चन में आ सकता है, जैसे 4 चीज दे देगा आपको, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको दे दिया, एक दे दिया कैश, एक दे दिया बिल्स रिसीवेबल, एक दिया डेटर, और एक दे दिया बिल्डिंग। अब आपको बोला जाता है कि इसको ना आप परमानेंस नेचर में लिखो, बताओ कि किसका परमानेंट नेचर ज्यादा है। तो जब परमानेंस नेचर में लिखना हो तो सबसे पहले आप बिल्डिंग को लिखोगे, ठीक है, बिल्डिंग के बाद आप दूसरे पे डेटर को लिखोगे, तीसरे पे बिल्स रिसीवेबल को लिखोगे, चौथे पे कैश को लिखोगे, और लिक्विड फॉर्म में तो मैंने ऑलरेडी लिख ही रखा है, ठीक है। तो ये मेनली हमारा परमानेंस और लिक्विडिटी है। इट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट कई बार थ्योरी में 1 नंबर का आ जाता है, तो इसीलिए आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर आ गया तो आप कर लोगे। अब देखो बैलेंस शीट का फॉर्मेट ये है, आई होप आपने फॉर्मेट को अच्छे से कर रखा है। तो अब हम बैलेंस शीट करते हैं, और बैलेंस शीट के बाद वी कैन से कि क्लासेस जो है हमारी ओवर हो जाएगी। ओके, बहुत लोगों को ना दिक्कत आती है इस वाले चैप्टर में, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको ना उस पे डाल देते हैं, यूट्यूब पे डाल देते हैं, इससे ना बहुतों की हेल्प हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब देखो बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा है, इसके ऊपर है, वो जो हमने बनाया था ना वो ऊपर है, ठीक है, एक बार देख लेते हैं, ऊपर ही है ना। हाँ, अब देखो बैलेंस शीट की ना एक खासियत होती है कि असेट्स और लायबिलिटी ना हमेशा बराबर होता है, हमेशा बराबर होता है। तो आपको पता चलेगा, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, अभी ना हम डायरेक्ट सीधा बनाते रहेंगे, और बाद में ना हम जब दोनों को ऐड करेंगे ना, तो दोनों बराबर निकलेगा। अगर बराबर निकलता है तो समझ लो कि आपने सही किया है, अगर बराबर नहीं निकलता है तो समझ लो कि आपने गलती की है। ओके, चलो चलें फिर स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, डेबिट बैलेंस में डेटर, सबसे पहले क्या दे रखा है, डेटर। डेटर कितना है, 15,000। तो डेटर क्या होता है, असेट्स होता है ना, यहां लिखो, आप अपने अकॉर्डिंग लिखते रहो, ठीक है। ये नहीं कि परमानेंस नेचर फॉलो कर रहे हो, और कि दूसरा क्या था, लिक्विडिटी, उन चीजों को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल, मर्जी है आपकी, जैसे आपको लिखना है लिख दो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बनाने के लिए थोड़ी ना आता। तो डेटर कितना था, 15,000। फिर क्या है, देखो डेटर के बाद है स्टॉक। स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल, ये ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक को नहीं लिखते, लेकिन जो क्लोजिंग स्टॉक है ना 1 लाख, इसको जरूर लिखते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक, फिर आ गया लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग कितना, 1 लाख, ठीक है। फिर था कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। देखते हैं कितना कितना है, कैश इन हैंड है 16,000, कैश एट बैंक है 40,000, यानी हमारे पास कैश है 16,000 और बैंक में हमने रख रखे हैं 40,000। इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद है वेजेस। वेजेस तो एक्सपेंस है। बिल्स रिसीवेबल असेट्स होता है, ध्यान रखना, कितना, 20,000। बिल्स रिसीवेबल कितना है, 20,000। फिर क्या है, बिल्स रिसीवेबल के बाद इंटरेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, बेड डेब्ट्स है, कोई दिक्कत नहीं, रिपेयर है, कोई दिक्कत नहीं है, इन सब का कोई काम नहीं है यहाँ पे। फर्नीचर एंड फिक्चर, देखो असेट्स आ गया ना, कितना, 15,000। फर्नीचर एंड फिक्चर कितना, 15,000। और देखो क्या क्या है, उधर का सारा हो गया, रेंट, सैलरी, ड्राइंग, परचेज। ड्राइंग ध्यान रखना है लायबिलिटी में आएगी इसकी एंट्री। परचेज 1 लाख, इसकी कोई एंट्री नहीं है, हो चुकी है। ऑफिस एक्सपेंस की भी नहीं। प्लांट एंड मशीनरी 57,000, इसकी तो करेंगे ना। प्लांट एंड मशीनरी कितना, 57,000, यही था ना,
57,000 ही था ना, लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, हाँ 57,000, ठीक है। अब देखो, अब डेबिट वाले हो गए, असेट्स जितने होने थे हो दिए हमने, क्लोजिंग स्टॉक भी कर दिया। अब लायबिलिटी में देखो क्या पहला है, कैपिटल 2.5 लाख। तो देखो जब भी आप कैपिटल लिखोगे ना, जब भी आप कैपिटल लिखोगे तो आपको क्या करना है, लेस कर देना है ड्राइंग। हमेशा ध्यान रखना 2.5 लाख का था और ड्राइंग कितना था, अगर याद हो तो हमने ऊपर थोड़ी देर पहले ही लिखा था कितना, 20,000 ड्राइंग था। कितना था ड्राइंग, 20,000। इस क्वेश्चन में जब देखोगे तो ड्राइंग कितना है, 20,000 रुपए है, ठीक है। आप देख सकते हो यहां से, ठीक है, कहां है ड्राइंग, ड्राइंग 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 ड्राइंग, ये रहा ड्राइंग कितना है, 20,000, ठीक है, ड्राइंग 20,000 है। ओके, तो वो हमने माइनस कर दिया। और जो हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है, ठीक है, प्रॉफिट है तो ऐड करेंगे, लॉस है तो माइनस करेंगे। तो प्लस करेंगे क्या, नेट प्रॉफिट कितना, नेट प्रॉफिट कितना हुआ था हमारा 23,000। तो अब अगर मैं इसको ऐड करूं तो 250 में से 20 घटाओ, 230, 2,53,000, ठीक है। ये हमने कैपिटल को लिखा है। अगला देखो, कैपिटल के बाद क्या है, इंटरेस्ट है, ये तो इसकी कोई क्रेडिटर है, कितना 70,000। सेल्स की एंट्री नहीं होगी, बिल्स पेबल है 40,000, तो दो एंट्री और रह गई है, 40,000 और 70,000 की। तो क्रेडिटर कितना है, 40,000, ठीक है, और बिल्स पेबल कितना है, 70,000। हो सकता है आगे पीछे हो, मतलब उल्टा भी हो सकता है, कोई दिक्कत। इसके बाद कोई एंट्री नहीं बची, ध्यान रखना, हमने सबकी एंट्री कर दी है। जब आप ये करते हो ना, ये चीज ध्यान रखना कि इन दोनों की एंट्री जरूर करनी है। तो जब आप एक बार ये कर दोगे ना, तो उसके बाद हमारा काम होता है ऐड करना। क्या करना होता है, इसके बाद दोनों साइड को ऐड करना होता है, ठीक है। तो पहले इस साइड को ऐड करते, तो 253 में 40 ऐड किया, 293 में 70 ऐड किया, तो क्या आ जाएगा, 3,63,000। ओके, 3,63,000। एक चीज ध्यान रखना, असेट्स और लायबिलिटी हमेशा बराबर रहता है, हमेशा बराबर रहता है। तो हमने क्या लिख दिया, 3,63,000, लेकिन जोड़ना भी तो पड़ेगा ना भाई। तो जोड़ के देखें, देखो 15 और 1 लाख है, ये 1,15,000, ये भी 1 लाख था, ठीक है। 2,15,000, 2,31,000, 2,71,000, 2,91,000, 2,91,000, 3,06,000, 3,06,000 में 57 ऐड करो, 3,63,000। देख दिया। तो अगर आपका असेट्स और लायबिलिटी बराबर आ जाए तो समझ लो कि आपने बिल्कुल सही किया है, और अगर ये बराबर ना आए तो समझो आपने कुछ गलती की है। तो कुल मिला के फाइनल अकाउंट का जो पहला पार्ट था वो यहीं तक था। ये ट्रेलर था। ट्रेलर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी तक हमने कुछ भी अलग से नहीं किया है, हमने सिर्फ राइट डाउन किए हैं, नोट किया है। कल हम करेंगे 2 क्वेश्चंस ऐसे ही फुल फ्लैश करके तीनों बनाना, और उसके बाद फिर हम 2 या 3 क्वेश्चंस और लेंगे जिसमें ना एडजस्टमेंट्स करेंगे, ठीक है। एडजस्टमेंट क्या होता है कि आपके पास ये सारी एंट्रीज दे रखी है ना, जैसे क्लोजिंग स्टॉक नीचे दे रखा है ना, जब आप ये ट्रायल बैलेंस बना लेते हो तो कुछ एरर होता है, एरर में कुछ छूट जाना, कुछ मिल जाना, तो वो नीचे लिखा रहता है। जैसे कि आपने बेड डेबिट्स हो गया, वो आप लिखना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, देना भूल गए, तो उन सब की एंट्री कैसे होगी, उन सब की एंट्री कैसे होगी वो एडजस्टमेंट में है, लेकिन वो सब आप नेक्स्ट क्लास में सीखोगे। तो जो लोग यूट्यूब पे मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप नीचे ईमॉक ऐप है वो डाउनलोड कर लो। इसका iOS वर्जन भी है, आप वहां से भी देख सकते हो, और जल्दी से अपने आप को इनरोल कर लो, क्योंकि आप लोगों के लिए अभी फिलहाल ई-मॉक करके आप अगर डिस्काउंट लगाते हो तो आपको 200 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये बार बार नहीं होता है, तो इसीलिए दे दो और जल्दी से अपने आप को इनरोल करो। जो नेक्स्ट ईयर भी एग्जाम देंगे, मान लो अगर आपका प्री नहीं निकला है तो भी आप ले सकते हो, 1.5 साल का वैलिडिटी है। CAG वालों के लिए 1 साल की वैलिडिटी है, आराम से आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा पढ़ने के लिए, ठीक है। और ये सिलेबस इतना छोटा नहीं है कि 1 महीने में हो जाए। देखो हो सकता है 1 महीने में, नो डाउट, लेकिन मतलब हो जाएगा, 1 महीने में भी हो सकता है, बट अगर टाइम लेके पढ़ोगे तो और अच्छे से हो जाएगा ना, फिर बाकी सब्जेक्ट्स भी तो हैं। तो अपने आप को एनरोल कर लेना। इस क्लास में इतना ही था। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले सेशन में।